क्वेश्चन कर रहा है 8वां क्वेश्चन कर रहा है बीटी कोटेन से आप क्या समझते हैं, यानी बीटी कोटेन से आप क्या समझते हैं, यानी बीटी कोटेन से आप क्या समझते हैं। बीटी कोटेन देखिए क्या है, बीटी कोटेन एक जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या विकसित किया गया कपास की प्रजाति होता है, यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित किया गया एक कपास की प्रजाति बीटी कोटेन है, जिसमें बेसिलस थुरेंजेसिस जीवाणु के जीन को जोड़कर इसको प्राप्त किया जाता है। किस जीवाणु को जोड़कर किया जाता है, तो बेसिलस थुरेंजेसिस जीवाणु को जोड़कर इस बीटी कोटेन को प्राप्त किया जाता है। और जो बीटी कोटेन होता है कॉटन उलबोम किसके प्रति, कॉटन उलबोम के प्रति इसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, यानी कि कॉटन उलबोम के लिए इसको उत्पन्न किया जाता है। कॉटन उलबोम के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए बीटी कॉटन को प्राप्त किया जाता है। कॉटन उलबोम क्या होता है, ये बीटी यानी कपास का एक क्या होता है, एक जो जीवाणु होता है जो कि क्या होता है, कपास को नष्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्या है, 9वां क्वेश्चन है कि मियादी बुखार के कारण कारक और जीव लक्षणों को लिखे। जो मियादी बुखार होता है इसके कारण कारक और जीव के क्या लक्षण है, इसके लक्षण को लिखे। तो जो मियादी बुखार होता है या टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण फैलता है, यानी कि जो मियादी बुखार है किसके कारण फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण फैलता है। और यह रोग वाहक होता है, दूषित भोजन और जल के द्वारा यह रोग फैलता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण की बात करिएगा तो तीव्र ज्वर होता है, जब अधिक तेज बुखार हो जाएगा, रोग ज़्यादा हो जाएगा तो बुखार आने लगेगा, पेट में दर्द करने लगेगा, सिर दर्द करेगा, उल्टियाँ होने लगेगी, और संक्रमण अधिक हो जाएगा तो आंत में छिद्र हो जाता है। हमारी छोटी आंत होता है उसमें क्या होता है, छिद्र हो जाता है, छोटी आंत में छिद्र हो जाता है और रक्त स्राव होने लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विपुंसन से आप क्या समझते हैं। विपुंसन आई होप कि ये सेकेंड चैप्टर का है, सेकेंड चैप्टर का है। विपुंसन से आप क्या समझते हैं, तो चलिए विपुंसन देखिए क्या है, एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था, जो पुष्प होता है उसकी कली अवस्था में क्या करता है, उसके परागकोश को काट कर अलग करने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। विपुंसन होता है कि जो द्विलिंगी पुष्प होता है जिसमें नर और मादा भाग दोनों ही एक ही पुष्प में उपस्थित होता है, उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसको कली अवस्था में परागकोश को काट कर अलग कर देते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। और यह कृत्रिम परागन की एक तकनीक होता है, क्योंकि ये मानव द्वारा किया जाता है इसीलिए इसको कृत्रिम परागन भी कहते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं, पादप प्रजनन द्वारा आर्थिक महत्व पौधों की अच्छी प्रजाति बनाने के लिए इसको किया जाता है, यानी कि पौधे की अच्छी प्रजाति डेवलप करने के लिए विपुंसन का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कर रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए जो जैव उर्वरक हो, यानी साइनोबैक्टीरिया का नाम बोल रहा है लिखने के लिए। नॉन स्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ये सब क्या है, जैव उर्वरक होता है। साइनोबैक्टीरिया का सूक्ष्म जीव होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं ये, जो कि भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। यानी 2 को याद रखना, नॉन स्टॉक हो गया और एनाबिना हो गया। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कदम में किसके द्वारा परागन होता है। जो कदम होता है, कदम में किसके द्वारा परागन होता है, तो जो कदम होता है कदम में परागन चमगादड़ के द्वारा होता है। चमगादड़ द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्राइप्टोफिली कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि चमगादड़ द्वारा परागन की प्रक्रिया को कहते हैं क्राइप्टोफिली, या क्राइप्टोफिली द्वारा परागित, क्राइप्टोफिली किसका उदाहरण है, तो चमगादड़ द्वारा परागन को क्राइप्टोफिली कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसीलिए आप लोग को हम शुरू में बोल दिए कि अगर इस वीडियो को आप देख सकते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग सभी क्लियर हो जाएगा। यानी चमगादड़ द्वारा परागित पुष्प को क्या कहते हैं, क्राइप्टोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राइप्टोफिली कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन का प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड की संरचना और उपयोगिता का संक्षेप लिखिए। यानी प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के बारे में लिखिए और उसकी संरचना के बारे में उदाहरण दीजिए। तो देखिए प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में एक छोटा डीएनए के अणु होता है। जो प्लाज्मिड होता है क्या होता है, जीवाणु कोशिका का एक छोटा अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। जो प्लाज्मिड होता है एक डीएनए का ही भाग होता है, जो कि हमारे गुणसूत्र में जो डीएनए तो उससे थोड़ी सी अलग होता है और स्वतंत्र से अपने प्रतिरूप बनाने के लिए यानी डुप्लीकेट बनाने की क्षमता रखता है। डुप्लीकेट बनाने की क्षमता होता है और यह छोटा होता है, गोलाकार होता है, द्विसूत्रीय डीएनए अणुओं के रूप में मिलता है। द्विसूत्र, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है द्विसूत्रीय संरचना होती है, इसीलिए जो प्लाज्मिड होता है प्लाज्मिड भी द्विसूत्रीय संरचना के तरह ही होता है और ये स्वतंत्र होता है, अपनी डुप्लीकेट बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। इसका प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में संवाहक के रूप में या वेक्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है संवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है वांछित जीन को जोड़ा जाता है।
जब हम किसी चीज़ को नए नई चीज़ को आविष्कार करते हैं उसमें क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में इसको वेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं और जो वांछित जीन होता है इसमें जोड़ दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि जीवों के अलैंगिक जनन के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में लिखिए। देखिए अलैंगिक जनन मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों और पौधे में होने वाला एक जनन होता है। जो अलैंगिक जनन होता है सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। जितने सारे बैक्टीरियाज हो गया, वायरस हो गया, इस सब में क्या होता है, छोटे छोटे जीव हो गया, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और पौधे छोटे छोटे जो पौधे हैं, थैलोफाइट हो गया, इस सब के अंतर क्या होता है, और मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस प्रक्रिया में जनन केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और उत्पन्न संतति शारीरिक और मानसिक रूप से जनक के समान होते हैं, जिसको एक पुंजक या अथवा कोलोन कहते हैं। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन मिला था ना, कोलोन क्या है, उसकी परिभाषा लिखी थी, यही कोलोन कहते हैं। यानी कि आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन 15 नंबर क्या कहता है, वर्णनता क्या है, यानी कि कलर वर्णनता क्या, ब्लाइंडनेस क्या है, इसके लक्षण लिखिए और यह किस प्रकार की रोग है। तो वर्णनता देखिए यह एक क्या होता है, गुणसूत्रीय आनुवांशिक रोग है। जो वर्णनता होती है यानी ब्लाइंडनेस होता है, एक गुणसूत्रीय आनुवांशिक रोग है। क्या है, गुणसूत्रीय आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रस्त रोगी में नेत्र में उपस्थित शंकु कोशिका, जो हमारी नेत्र होती है, जब ह्यूमन आई आप लोग पढ़िएगा तो जो हमारे आँख के अंदर एक शंकु कोशिका होती है, क्या होता है, कौन सेल्स होता है, शंकु कोशिका होती है, वो उसमें नहीं बनता। जब आपको वर्णनता हो जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगा, उसमें क्या होता है, हमारे आँख के अंदर एक शंकु कोशिका होती है, वो शंकु कोशिका का निर्माण नहीं होता है, जिससे क्या होता है, रोगी में लाल और हरे रंग देखने में क्या होता है, कठिनाई होती है। लाल और हरे रंग को नहीं देख पाता है, नहीं पहचान लेता है। इस रोग से संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। जो हमारे अंतर्गत एक्स गुणसूत्र होता है उस पर इस जीन के क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं। नहीं, एक्स गुणसूत्र पर वर्णनता के जीन पाए जाता है तथा यह एक्स संलग्न अप्रभावी गुणसूत्र है। नहीं, आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वर्णनता कैसी रोग है, तो वर्णनता एक्स संलग्न अप्रभावी गुणसूत्र है, एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है, क्या एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। और यह क्या होता है, वर्णनता में आँख की कौन सी कोशिका का निर्माण नहीं होता है, तो शंकु कोशिका की निर्माण नहीं होती है। जब वर्णनता होती है तो लोग किस कलर को नहीं देख सकता है, तो लाल और हरे रंग को नहीं देख सकता है। और वर्णनता से संबंधित गुण जो जीन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ नियंत्रण की यांत्रिक विधियों का वर्णन करते हैं, यानी कि गर्भ नियंत्रण करने के लिए यांत्रिक कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए इस प्रकार में गर्भ निरोधक के उपाय के अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। जो गर्भ निरोधक होता है, नियंत्रण करने में क्या होता है, अंडाणु जो स्पर्म होता है, जो पुरुष का स्पर्म होता है और महिला का जो ओवम होता है, अंडाणु होता है, उसमें दोनों को संलयित होने से, फर्टिलाइज होने से रोका जाता है, मिलने से रोका जाता है। पुरुषों के लिए इसका रोधक साधन कोंडम होता है, जो पुरुष में अधिकतर यूज किया जाता है, कोंडम का प्रयोग किया जाता है। और महिला में इसके अतिरिक्त डायफ्राम हो गया, गर्भाशय गिरिवा हो गया, टोपीनुमा गर्भाशय गिरिवा और टोपी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, न्यूक्लियोसाइट में क्या अंतर है, अंतर को लिखिए। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइट में अंतर को लिखिए। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड वो न्यूक्लियोसाइड में अंतर उनकी संरचना से ही होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड उनकी संरचना को ही आप देखिएगा तो उसके संरचना से समझ जाइएगा कि कौन न्यूक्लियोटाइड है और कौन न्यूक्लियोसाइड है। एक न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार होता है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड के अंतर्गत क्या पाया जाता है, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार होता है। और न्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या होता है, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह होता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों सेम संरचना है, बस अंतर इतना है कि न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत फॉस्फेट बॉन्ड हो जाता है, एक फॉस्फेट बॉन्ड होता है, और न्यूक्लियोसाइड के अंतर्गत फॉस्फेट बॉन्ड नहीं होता। इस बात को याद आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेबीज बीमारी का कारण, लक्षण और नियंत्रण के बारे में लिखिए। यानी रेबीज बीमारी किसके कारण फैलता है, इसका लक्षण क्या है, इसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो जो देखिए रेबीज बीमारी है, रेबीज बीमारी
रेबीज बीमारी रिहब्डो वायरस या राइनो वायरस के द्वारा होने वाला एक बीमारी है। क्या है? रेबीज बीमारी रिहब्डो वायरस या राइनो वायरस के द्वारा होता है तथा इन रोग से ग्रसित व्यक्ति में सिर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, बुखार आता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। नहीं, जो रेबीज से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, पागल की तरह बिहेव करता है, उसमें पानी निकलने में कठिनाई होता है, जिससे पानी से उसे डर लगता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यानी हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहते हैं, किस बीमारी का नाम है, तो रेबीज बीमारी का नाम ही हाइड्रोफोबिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पानी से डर लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रो का मतलब होता है जल, फोबिया का मतलब होता है भय, यानी जल से भय। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब जल और फोबिया का मतलब क्या होता है, भय, यानी जल से भय होता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्योंकि यह रोग रेबीज पीड़ित जानवरों को काटने से होता है, जो जैसे कुत्ता के काटने से हो जाता है। कुत्ता जब पागल हो जाएगा तो उसके अंतर्गत रेबीज वायरस उत्पन्न हो जाता है। जब ये किसी इंसान को बाइट करता है तो क्या होता है, वो रेबीज वायरस रेहब्डो वायरस से जो रेहब्डो वायरस होता है मानव के अंदर आ जाता है और उसके अंतर्गत वो डेवलप होने लगता है और उसमें रेबीज से ग्रसित हो जाता है, रेहब्डो वायरस फैल जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में रेबीज के 5 टीके लगवाया जाता है और पालतू जानवरों को भी समय समय पर लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्रीय विकारों को नाम बताए, यानी मनुष्य के अंतर्गत जेनेटिकल डिसऑर्डर क्या है उसको लिखना है। तो पहला है डाउन सिंड्रोम और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब 21 गुणसूत्र पर एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। जब 21 गुणसूत्रों पर एक अधिक गुणसूत्र हो जाएगा, एक अधिक गुणसूत्र हो जाएगा तो डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम अतिरिक्त एक जोड़ी गुणसूत्र की कमी हो जाता है, यानी एक जोड़ी गुणसूत्र की कमी हो जाएगा तब टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होगा और डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होगा। यानी मनुष्य में 2 गुणसूत्र के बारे में लिखना है, तो एक डाउन सिंड्रोम लिख देंगे और एक टर्नर सिंड्रोम को लिख देंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान तथा गेहूं के 2 प्रणोत किस्म को लिखिए, यानी धान और गेहूं के 2 किस्म को लिखना है। तो धान के उन्नत किस्म हो गया जया और रत्ना। धान के दो किस्म हो गए जया और रत्ना। और गेहूं की किस्म की बात करेगा तो सोनालिका हो गया, कल्याण सोना हो गया और मोनेरा 64 हो गया। ये कल्याण सोना भी होता है, क्या होता है, कल्याण सोना भी इसका क्या है, उदाहरण है। तो आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इस 20 क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। इससे आपको 10 से 12 मार्क्स आसानी से मिल सकता है और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आ गया होगा। अगर समझ आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इससे आगे आपको क्या चाहिए। तो चलते मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, राधे राधे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।